अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए आपके बीच में लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय अन्नू टंडन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, आप सब लोगों के सामने अपना पक्ष रखें। आदरणीय अन्नू टंडन जी। मेरे उन्नाव, मेरा अपना उन्नाव आज सामने दिखाई पड़ रहा है। मेरा जो स्नेह मुझे दिखाई पड़ रहा है आज, उस स्नेह के लिए मैं इतनी अभिभूत हूं कि कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। पहले मैं सबसे पहले आप सब की तरफ से, इस मंच की तरफ से और उस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हम लोगों के बीच में पधारे हैं। क्या आप लोग सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं? मुझे आप लोगों के बीच में कुछ ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि रोज ही आपसे बात होती है, लेकिन कुछ बातें मैं अपने अध्यक्ष जी के सामने कहना चाहती हूं। ये उन्नाव ने हमें हमेशा बहुत स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, लेकिन कुछ वजहों से हम लोग 10 सालों से एक तरीके से बेहाल पड़े हैं। हमारा उन्नाव ही नहीं, देखा जाए तो देश की बदहाली भी देखी नहीं जाती, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो और चाहे वो महिला हो। ये बातें आप लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं अब जब चुनाव के मैदान में हूं तो मैं आपका प्रतिनिधि बनकर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो सब करना चाहती हूं जो आपके मन में है और हमारे मन में है। अब वो सारे काम होने चाहिए जिसकी इच्छा हम लोगों ने 10 साल से दबा के रखी हुई है। मैं अखिलेश यादव जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहती हूं कि चुनाव यहां पर हमको बहुत प्रेम के साथ मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो यहां वर्तमान सरकार के आला कमान हैं, वो हमारे प्रशासन के ऊपर, हमारे प्रधानों के ऊपर, हमारे कोटेदारों के ऊपर, हमारे अधिकारियों के ऊपर बिना बात का दबाव बनाए रहते हैं और उस दबाव के कारण उनका भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए वैसी हो नहीं पाती। मैं इस मंच से आप सब से निवेदन करना चाहती हूं, जो हमारे परिवार के यहाँ पर सब खड़े हैं, उन्नाव परिवार के हैं, कि हमें 4 दिन धैर्य रखना है, धैर्य रखना है वोट डालने तक। उसके बाद ऊपर वाला चाहेगा तो 4 जून के बाद हम लोग अपनी आवाज उठा सकेंगे। आज हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और 4 दिन के धैर्य में हमको सहयोग करना है यहाँ के प्रशासन से, हमें सहयोग करना है यहाँ के अधिकारियों से, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत दबाव होता है। मैं प्रधानों को खासकर धन्यवाद देना चाहती हूँ, बीडीसी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिला पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ब्लॉक प्रमुखों को धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों में धमकियों के साथ वो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए मजबूर हैं। लेकिन आप फिक्र ना करो, कोई धमकी देता है, लेकिन यहाँ आज आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी बुआ आपके साथ खड़ी है और हर मुसीबत में आपका साथ देगी। तो कोई डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ 4 दिन का मोहलत दीजिए, 4 दिन हम लोगों को चाहिए और प्रचार प्रसार पूरा करके हम 13 तारीख को ईवीएम मशीन को
भर देंगे, इतना भर देंगे कि उसमें जगह ही ना रह जाए आगे वोट पड़ने की। मैं आप सब की तरफ से आश्वासन देना चाहती हूं अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के नेता को, कि आप आगे बढ़िए, आपका उन्नाव आपके पीछे खड़ा है। मैं उन्नाव पूर्णतः नेताओं सहित आपका स्वागत करती है और आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ी है। देश का संविधान बचाना जरूरी है, देश का लोकतंत्र बचाना जरूरी है। देश का जो प्रजातंत्र है जो कमजोर हो रहा है, उसकी वजह यह हो गई है कि आज प्रजा कमजोर हो गई है, अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है। प्रजातंत्र मजबूत होगा तो हमारी प्रजा की आवाज मजबूत होगी, हमारे मौलिक अधिकार हमको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी गर्मी में यहाँ पर सब मौजूद रहे। जो मंच में हमारे सभी नेता बैठे हैं उनका मैं नाम विस्तार से नहीं लेना चाहती क्योंकि आप सब उनको जानते हैं, लेकिन मैं चाहती कि बाहर हमारे कई नेता ऐसे खड़े हैं जिनको आज अंदर आने की आज्ञा नहीं रही। डी इतना बड़ा है, जगह तो है, लेकिन वो डी में यूज हो गया है। ये हमारे अपने अध्यक्ष जी की सुरक्षा के खातिर है, तो इसलिए उस सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम क्षमा चाहते हैं उन नेताओं से जिन्होंने धूप में खड़े होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए अपना इंतजार किया। और मैं उन सभी यहाँ पर हमारे भाइयों से क्षमा चाहती हूँ कि हमारा ये जो तैयारी थी वो तैयारी थोड़ी कम पड़ गई और तादाद कुछ ज्यादा आ गई। और एक चीज और हो गई कि कुछ हमारे सूर्य भगवान ज्यादा आज कठोर दिख रहे हैं, लेकिन इसको मैं मानती हूं ये चुनाव और जीत की गर्मी है, जीत की गर्मी है, जीत की गर्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम, जय उन्नाव। आप सब की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो सिर्फ चंद लोग आपके नाम पर उनका माल्यार्पण करेंगे। सिर्फ हमारे जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आकर उनका माल्यार्पण करें। ज्यादा भीड़ ना लगाएं, उससे बड़ी मेहरबानी होगी। नाउ से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अन्नू टंडन को आपने सुना, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, और इनके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से साक्षी महाराष्ट्र चुनावी मैदान में है। हालांकि आज अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे हुए हैं विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए, और समाजवादी सुरक्षा रैली की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव को मंच पर माला पहनाकर सम्मानित किया गया है, और बड़ी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं
उन्नाव से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अंकित परिहार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको उन्नाव से हम दिखा रहे हैं, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रैली की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कल आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी को नियुक्त किया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सब लोग तालियां बजा के बधाई दीजिए। साथियों, अब आप काफी देर से सुबह से 11 बजे से खड़े हैं, जिसको सुनने के लिए और जिनको देखने के लिए आप लोग खड़े हैं। मैं अब ज्यादा देर न करते हुए अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, उन्नाव की जनता को संबोधित करें और आप सब लोग लाखों के तादाद से अन्नू टंडन जी को जिता के भेजाएं। पार्टी के हमारे अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष राजेश यादव जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती अन्नू टंडन जी, मंच पर उपस्थित अरुण शंकर शुक्ला जी, सुनील सिंह साजन जी, उदयराज यादव पूर्व विधायक जी, सुधीर रावत पूर्व मंत्री, बदलू खां साहब, सुंदरलाल लोधी जी, सुंदरलाल कुरील जी, राजकुमार निषाद, रामकुमार निषाद जी, अशोक सिंह जी, हरि प्रसाद कुरील जी, श्रीमती आरती वाजपेयी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अकमल जुनेद जी, जिलाध्यक्ष आप पार्टी श्री मुन्ना अलवी, अंकित परिहार, डॉक्टर आचल वर्मा, डॉक्टर अभिनव कुमार और पार्टी के मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पे हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहां लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है, पंडाल में जो हैं, लेकिन पंडाल भी पूरा भरा हुआ है, उसके बावजूद भी जो इतनी गर्मी में दोपहरी में और धूप में खड़े हमें दिखाई दे रहे आगे पीछे दाएं बाएं, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस बार जो उन्नाव की हवा चल रही है, ये जो उन्नाव में इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है, वो न केवल जीत दिलाने जा रही है बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार उन्नाव से अन्नू टंडन जी जीत के जा रही हैं। मैं पहले चरण से चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम लोग अपील करते आ रहे हैं और पहले चरण से ही जो माहौल बना है उसके लिए मैं करोड़ों मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वो सफाया करेंगे। जहां भी हम लोग जा रहे हैं बड़े पैमाने पे जन समर्थन मिल रहा है और ऐसा जन समर्थन शायद पहले लोकसभा में नहीं मिला था। और इधर हम लोग बड़ी बड़ी होर्डिंगें देख रहे हैं सड़कों पर जो लगी हैं। बीजेपी वालों ने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं,
आपने देखा होगा, कहने के तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार से एक इंजन पहले से ही गायब है। जो दिल्ली वालों ने होर्डिंग लगवाई हैं, जो दिल्ली से होर्डिंग लगी हैं, डबल इंजन की सरकार बोलने वाले, एक इंजन गायब है और जो उन्नाव का खटारा इंजन था उसको जगह ही नहीं मिली है, वो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं गायब है? और 10 साल में दिल्ली की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में हमारा किसान सबसे ज्यादा संकट में चला गया। जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, कोई बता दे कि किसी भी फसल की किसानों को आय दोगुनी मिल गई हो? ना आय दोगुनी हुई। और जब ये किसान भाई दिल्ली गए थे अपने हक के लिए, इस सरकार ने दिल्ली नहीं जाने दिया। न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली गया था। वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए मांग रहा था, लेकिन इस सरकार ने वहां पर आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से आंसू गैस से गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहां धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा, किसान शहीद हो गए 1000, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको एमएसपी मिल जाएगी, पर यह सरकार एमएसपी उनको फसलों की नहीं दे रही है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है, और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की एमएसपी मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। न केवल कानूनी अधिकार दिलाएंगे एमएसपी के लिए, बल्कि अपने किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, आपको जानकारी होगी, बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया। जो बैंकों से कर्ज माफ हुआ है वो 16 लाख करोड़ माफ हुआ है। और जब नियम बनाया सरकार ने, तो सरकार ने ये नियम बनाया था कि जिन लोगों का बैंकों पर कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है उनका कर्ज माफ होगा। इस कानून के और नियम बनाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी, वो कर्ज माफ हो जाएगा। आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे। जहां इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, वहीं बताओ नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा
तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वो निराश होकर घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे। हमारा नौजवान 2 दिन परीक्षा लिखा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि पेपर पहले ही लीक हो गया था। उसे मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा, और जब नौजवान सड़क पे आया तो इस सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, पेपर रद्द करना पड़ा। बताओ नौजवान साथियों, आपकी हर परीक्षा का पेपर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ये पेपर लीक करा रहे कि नहीं करा रहे? और कोई 1-2 परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। बताओ लीक हुए कि नहीं लीक हुए हैं? और अगर हम केवल यही हिसाब किताब लगा लें कि 60 लाख नौजवान जो परीक्षा लिख करके आए थे, जिनका पेपर लीक हुआ, उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, माँ बाप को। अगर एक परिवार के 3 लोग जो इस सरकार से पेपर लीक की वजह से नाराज हैं, अगर हिसाब लगा लें तो 60 लाख बच्चों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ की है। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख होता है कि नहीं होता है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया। ये पेपर लीक वाले ही, यही नौजवान इस बार इनका सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कि कैसे उनका सफाया हो गया। बताओ नौजवानों, धोखा मिला कि नहीं मिला सरकार में? न केवल नौकरियों के पेपर लीक से धोखा मिला है, बल्कि हमारा नौजवान जो फौज में जाना चाहता था, जो फौज की नौकरी करना चाहता, जो पक्की वर्दी पहनना चाहता था, बताओ ये आधी अधूरी नौकरी से उसके भविष्य की खिलवाड़ इन्होंने की है। उन्नाव से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर अन्नू टंडन के समर्थन में अखिलेश यादव आज विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा उन्नाव लेकर चलते हैं। जनसभा में अखिलेश यादव क्या कुछ कहना सुनाते हैं। और न केवल ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि हमारे गरीबों को बताओ कैसा राशन दे रहे हैं। जब पहले वोट चाहिए था इन्हें तो रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, और जब सरकार बन गई उसके बाद राशन में क्या दे रहे हैं आपको? अब हमारे गरीबों को राशन में क्या मिल रहा है आजकल? ये लगता कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है बीजेपी वाले। ये कौन सी पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहे हो और गरीब माताओं बहनों से, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आपका राशन की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, राशन की मात्रा भी बढ़ेगी, और जिस तरह संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में बाजार में पैकेट का आटा खरीद करके जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और कई बार पौष्टिक भी होता है, तो अपने गरीबों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे वहीं पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो देंगे, और उसके साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। बताओ राशन और पैकेट आटा के साथ साथ डाटा की जरूरत है कि नहीं है? और डाटा की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज हर चीज कंप्यूटर से हो रही है, मोबाइल से हो रही है।
कोई जानकारी हासिल करनी हो, फॉर्म भरना हो, नौकरी के बारे में पता करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो। मुझे याद है जब कोरोना के समय पर सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो संपन्न परिवार के लोगों के बच्चों का किसी का भविष्य और किसी का साल नहीं खराब हुआ। केवल हमारे गरीब परिवार के बच्चों का 1 साल और 2 साल चला गया। इसलिए हम समाजवादी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने लैपटॉप बांटा था, उसी तरीके से आपको इस बार डेटा फ्री देंगे और पौष्टिक आटा भी अपने गरीबों को देंगे। ये सरकार भी बड़ी कमाल की सरकार है। हम लोगों ने लैपटॉप दिया इतना बड़ा, उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। हमारा जब लैपटॉप दिया हुआ कोई भी चलाता होगा, जहां आज भी चल रहा होगा, बताओ उसमें नेताजी और हम लोग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? हम लोगों ने लैपटॉप दिया बड़ा, इन्होंने छोटा कर दिया। बताओ इनका कैसा है? रद्दी दिया कि नहीं दिया? रद्दी। और उसमें उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ वो चलता है क्या? समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस दी थी, इन्होंने खराब कर दी। जो गांव-गांव जाती थी, गरीब माताओं बहनों सबको गांव से अस्पताल जाना होता था, पहुंच जाते थे, जल्दी आ जाती थी एम्बुलेंस। आप बताओ जब फोन करते हो तो कब एम्बुलेंस पहुंचती है? और अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो बताओ इस अस्पताल में क्या इलाज मिल पा रहा है आपको? बताओ दवाइयां मिल पा रही हैं क्या? और हम तो दावे के साथ कह के जा रहे हैं, इस बीजेपी की सरकार ने, दिल्ली और लखनऊ वालों ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां गरीब का पूरा इलाज हो जाए। आज भी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसी सरकारें हैं। और इलाज तो दूर, बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई दवाइयों की? पहले जो दवाई आती थी, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? अगर बाजार में जाओगे और हिसाब किताब लगा लेना, 2014 के समय पर दवाई की कीमत क्या थी और आज दवाइयों की कीमत क्या है। जो नौजवान हमारे मोटरसाइकिल पे चलते होंगे, याद करो 2014 में, उससे पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? कितने रुपए की आती थी? 50 या 60 हजार की। और आज बताओ मोटरसाइकिल कितने की आती है? पहले साइकिल कितने की आती थी और आज साइकिल कितनी हो गई? और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो कितनी महंगी हो गई? ये महंगी हो गई नहीं हो गई? और देखिए महंगाई और बोरी की चोरी इन्होंने पता है कहां से सीखी है? पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे। बताओ पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था? पहले बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई हुई और मुनाफा कमाते रहे, बताओ पैकेट कितने का हो गया? छोटा हो गया पैकेट कि नहीं हो गया? अब कितने पैकेट में बिस्किट आते हैं? ये बीजेपी की सरकार आ गई तो पैकेट में एक ही बिस्किट निकलेगा, दूसरा बिस्किट नहीं निकलेगा। आपकी बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई? पहले कितने किलो चोरी हुई और अब कितनी और चोरी हो गई? ये सरकार आ गई बीजेपी वालों की तो आपको खाद भी पाउच में मिलेगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं। बताओ ये धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। और न केवल ये लोग महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं आपके समर्थन जो मिल रहा है,
जो लोग संविधान को बदलने निकले हैं उसको ये जनता बदल देगी। और याद रखना, ये संविधान हमें हक दिलाता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा संजीवनी है। बताओ आप क्या बदलने दोगे संविधान को? और जब से ये लोग हारे हैं, पहले दूसरे चरण में और तीसरे चरण में हारने जा रहे हैं, बताओ इनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? जो लोग 400 पार कहते थे, बताओ 400 पार कि 400 हार हो रही है इस बार? हारेंगे कि नहीं हारेगी बीजेपी? और आपके यहां तो सांसद कितने साल से हैं? 10 साल से। बताओ 10 साल से सांसद, क्या काम किया सांसद ने? बताओ आपके, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? हर वादा झूठा है कि नहीं इनका? इसलिए हराइए इनको। और अभी मैं दिल्ली गया था, ऐसे ही सांसदों के लिए हमें एक गाना मिला है, ऐसे ही सांसदों के लिए एक हमें दिल्ली में गाना मिला है। बताओ सुनोगे आप लोग? मैं अपने साथियों से कहूंगा, जहां मैं अपील करने आया था और अपील करके जा रहा हूं आपसे कि अन्नू टंडन जी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। ये सुलझी हुई हैं प्रत्याशी, ये ईमानदार हैं, ये आपके क्षेत्र का काम भी करेंगे, विकास भी कराएंगे और हम समाजवादी लोग इनका सहयोग करने का काम करेंगे। बताओ लो, आप लोग जिताओगे? अच्छे वोटों से जिताओगे आप लोग? और पिछले वोट की बेईमानी का बदला लोगे कि नहीं लोगे? बताओ, हमारी बेईमानी से सरकार नहीं बननी दी इन्होंने। बताओ, हम लोगों के साथ धोखा किया कि नहीं किया? तो इस बार एक एक वोट इनके चुनाव चिन्ह साइकिल पे डाल करके इन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मैं अपने बहुत सारे नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ बहुत से कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जो हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदारी से दिन रात समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी देता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो अपने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो अपना बूथ रक्षा करके जिताने का काम करेंगे, उनका हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। बताओ, बूथ के रक्षक बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर बीजेपी के लोग बेईमानी करें तो डरोगे तो नहीं? अगर ये लोग बूथ लूटने जाएं तो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अपना बूथ तो नहीं लूटने दोगे? इसलिए अपने बूथ को बचाना, बूथ की रक्षा करना और सावधान होकर के मतदान करने का काम करना। क्योंकि जो मन मर्जी वाले लोग हैं, जो मन मर्जी वाले लोग हैं, वो मन की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम और आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं। जो लोग मन मर्जी हैं, आत्मतुष्टिकरण में जिंदा हैं, इस बार 140 करोड़ जनता उनको हिसाब किताब दे करना जानती है और हिसाब किताब करने जा रही है। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। और जो हम सांसद जी के लिए एक गाना दिल्ली से लाए हैं, वो जरूर सुनिए आप लोग और सुनाइए आप लोग गाना इनको। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था
यहाँ से विधायक दीपक जी थे, मुझे सबसे पहले लेके गए थे अपने गंगा पुल के शुरुआत के लिए। वो उन्नाव के कोने में गंगा पुल को हम लोगों ने बनाया था। इसी उन्नाव में शुक्लागंज से हम लोग सड़क से और साइकिल से चल के आए थे। जहाँ लखनऊ में ऐसी सड़क नहीं थी, वो सड़क बनवा दी थी। बगल में मजदूर को चलने के लिए हम लोगों ने साइकिल ट्रैक बना दिया था। साइकिल ट्रैक भी चला गया, लाइटें भी चली गई, और जो बाईपास बना रहे थे उन्नाव को लेकर के, उसका भी काम रोक दिया। बंदे का काम रोक दिया। न जाने कितने काम हम लोगों ने किए थे उस समय पर। उन तमाम कामों को रोकने का काम इस सरकार ने किया है। जिस सरकार ने काम रोका है उसको आप हटाने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। टंडन चुनावी मैदान में है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आज देखिए अखिलेश यादव जब यहां पर संबोधित करते हुए नजर आया, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। क्या सच में आया जनता के हिस्से? सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का हाँ जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोली से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमसी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान धंधा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लेकिन नौकरी भी गई है हमारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे। तो उन्नाव से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर जियासी मैदान में आज विशाल जनसभा का आयोजन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता अन्नू टंडन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में है, और सामने भारतीय जनता पार्टी के ओर से साक्षी महाराज के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अन्नू टंडन की ओर से आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, और इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी नजर आए। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मंच पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर आप देख पा रहे थे। तो उन्नाव से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर अखिलेश यादव अन्नू टंडन के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए, और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो तीसरे चरण के रण के तहत आज वोटिंग लगातार हो रही है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी है। बड़ी खबर, यूपी की 10 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं। तो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो बरेली में 46% मतदान 3 बजे तक यहां पर पूरा हो चुका है। बड़ी जानकारी, आंवला में 3 बजे तक 43.61% मतदान पूरा हुआ है, और एटा में 3 बजे तक 48.10% मतदान पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही संभल में 3 बजे तक 52% मतदान यहां पर पूरा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाथरस में 3 बजे तक 44.60% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 3 बजे तक 48.06% मतदान पूरा हुआ है, और आगरा में 3 बजे तक 43.65% मतदान संपन्न हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी की बात करें तो 38.32% मतदान ही यहाँ पर हो सका है, और फतेहपुर सीकरी में भी मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे के साथ ही जारी है। दोपहर 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं।
और अगली खबर आपको मैनपुरी से बताते हैं। इस बीच मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मैनपुरी में बीजेपी नेताओं पर हमला और गाड़ी फोड़ने की भी बात सामने आई है। 2 बाइकों पर सवार 5 से 6 लोगों पर हमले की बात और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान पर हमले की बात, पैक्सपैड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्य पर हमले की बात और पैक्सपैड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्य पर हमला। बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से खबर, जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर भी हमला बोले जाने की बात सामने आई है। सपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किशनी विधानसभा क्षेत्र के नगला दुबई का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान पर हमला बोले जाने की बात सामने आई है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैनपुरी से अगली खबर, जहां पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा प्रत्याशी और उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। बड़ी बातें कहते हुए नजर आई हैं डिंपल यादव। राम को मानने वाले सभी का सम्मान करते हैं, बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट मांगती है। तो आक्रामक अंदाज में डिंपल यादव का यह बड़ा बयान आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला और कहा कि सत्ता में बैठे लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं और ये राम के नाम का इस्तेमाल कर सिर्फ वोट मांगते हैं, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये बड़ी बातें कहते नजर आई हैं डिंपल यादव। आप क्षेत्र में घूम रही हैं? मैं समझती हूँ कि लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, पर कहीं कहीं पे जो हमारे प्रत्याशी हैं और जिनके रिश्तेदार और परिवार हैं, कहीं कहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि वोट कम पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सारे बूथ एजेंट्स और सेक्टर प्रभारी पूरे अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट दिलाने में सक्षम हो रहे हैं। मतदाता जा रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों को भगाया जा रहा है इस तरह हमें, हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यह सरकार जो शासन कर रही है देश में, इनका व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं अच्छा है, किसी के समाज के प्रति नहीं अच्छा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अब शासन में आ गए हैं और कहीं ना कहीं जहाँ लोकतंत्र। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जशपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर ग्राम बगिया पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। वोट डालने रायपुर से पहुंचे गांव बगिया प्राथमिक शाला बूथ क्रमांक 49 में किया मतदान। सभी लोगों को मतदान करने की अपील भी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर, जहां पर जशपुर से बड़ी जानकारी। और अगली खबर भोपाल से है, जहां पर दिग्विजय सिंह ने मतदान किया है। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और श्यामला हिल्स स्थित मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए पहुंचे। पत्नी अमृता सिंह के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान के बाद बोले दिग्विजय सिंह। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह की ओर से अहम बातें कही गई और कहा कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री की सभाओं को लेकर बोले दिग्विजय। राजगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर बोले दिग्विजय सिंह। राजगढ़ में मेरी जीत होगी, दिग्विजय सिंह ने कहा। लोकसभा चुनाव के परिणाम सबको चौंका देंगे। तो ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह की ओर से अहम बातें कही गई हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बदायूं से खबर, जहां मतदान के दौरान गोपनीयता भंग का मामला सामने आया है। गोपनीयता भंग करने का वीडियो वायरल हुआ। बूथ के अंदर वोट डालने का वीडियो वायरल। पुलिस प्रशासन और पीठासीन अधिकारी के साठगांठ। ईवीएम का बटन दबाते हुए फोटो वायरल हुआ। युवा वोट डालने की गोपनीयता भंग कर रहे। बूथ संख्या 157 से लेकर 161 का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन पीठासीन अधिकारी की साठगांठ के बाद और ये वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बदायूं से खबर, और एक और खबर बदायूं से ही आपको बताते हैं। इस बीच बदायूं से एक और खबर आपको बता दें, जहां पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट छीनी है। तो बदायूं में पुलिस की गुंडागर्दी, एसएचओ हरेंद्र सिंह ने छीनी वोटर लिस्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पर्ची डलवाने के लिए लगा था बूथ और गुंडागर्दी यहां पर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। भाजपा खाकी प्रशासन नहीं लड़ रहा चुनाव, ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। सरकारी तंत्र पर छीना झपटी का आरोप लगाया गया है। तो सरकारी तंत्र पर छीना झपटी का आरोप लगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। ये बदायूं का इस्लाम नगर का बूथ स्तर है, जहां पर जो है बीएलओ से भी जो है पर्चियां को छीन लिया गया। यानी कि ये पर्ची लेकर बैठे हुए थे खोलने के लिए, लेकिन इन सबसे भी पर्चियां जो है छीन ली गई। क्या हुआ था, अब कौन? सर हमारा यहाँ बूथ था, यहाँ पे लगा हुआ सामने, ये लेखपाल साहब ने ये बूथ लगवा रखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग संख्या मेरी है। मैं यहाँ बैठा, हरेंद्र सिंह आए सब। जब सर वोट पर्ची रह जाती है उसमें तो आदमी अपनी देखेंगे तो भीड़ लगेगी। सरकार ने जब इसकी व्यवस्था कराई है तो जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम तो पर्ची देंगे। हरेंद्र सिंह कह रहे आपने ऐसे भीड़ लगा रखी है, ऐसे ये गलत है, आपने यहाँ कैसे बैठ गए? सर यहाँ बूथ की व्यवस्था कराई है और बीएलओ की ड्यूटी लगाई है, या तो पहले पर्ची बांटने तक ही लगाई जाए। जब बात को लगाई है तो हम तो पर्ची देंगे। सारी पर्चियाँ मेरी तो सभी 100 तो ले गए, आई कार्ड भी ले गए, कार्ड भी लेके चले, मेरा सब चीज ले गए। मेरा तो कुछ ना, ये खाली थैला है, पटरी है। झपटी भी की है क्या आपके निशान? और वो भाग गए, कुछ तो बीएलओ भाग गए, हम यहाँ पे बैठे। वहीं साहब ये गलत है, ये तो पहला चांस है, ऐसा चांस हुआ। गले में रेड निशान है क्या? ना छीना झपटी ना, हाथ में से मेरे हाथ में थी, उन्होंने छीन ली और सब बीएलओ की छीन ली। जितने बीएलओ सबके कुछ के जैसे ये ममता आए, इनके तो बैग में से थैले में से निकाल के। थैले में आपका कहाँ था? यहीं पर था, भाग संख्या 9 में। आप तीनों लोग बीएलओ हैं? हम 7 लोग हैं। मतलब अब यहाँ पे ये बीएलओ का कमरा था, ये बीएलओ का बूथ है, इसमें हम बैठे थे। तो अब मतलब क्या अभी तक वापस नहीं किए? नहीं सर, बात ये होती है, मान लो जो व्यक्ति कल तक नहीं आने वाला होता है या आने वाला होता है, आप कह दो बहन जी हमें मालूम है ये रुद्रपुर रहते हैं या मुरादाबाद रहते हैं, तो उनका कोई घर का नहीं है, वो कहते हैं भाई साहब इनका ताला लगा है, तो हमको ये मालूम है कि ये कल आएंगे तो हम ये बूथ पे बैठेंगे, तो वो कल ही तो पर्ची देंगे। अगर हमको गाइडलाइन मिली हो कि आप पड़ोसी को पर्ची दे जाइए तो हम पड़ोसी को दे देंगे, लेकिन हमको ये गाइडलाइन ये होता है कि जब वो व्यक्ति आ जाए आप उसको पर्ची थमाइए, रिसीविंग कराइए। तो जो पर्चियाँ बाहर की होती हैं वो पर्चियाँ मृतक ये सब तक वो हम अपने पास रख लेते हैं, बाकी पर्चियाँ हम ही बैठ के देते हैं जो बाहर के लोग आते हैं। अब इतने में वो 9 बजे का टाइम, 9:30 बजे का टाइम था, वो आए भाई, 2-4 लोग खड़े थे भाई पर्ची लेने के लिए। इतने में आके उन्होंने सबकी बस्ते छीनने शुरू कर दिए कि आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, तो बस्ते सब छीन के ले गए। फिर मैंने वहाँ तक उनकी कोशिश करी, क्योंकि गाड़ी की गड्डी भी खोलने की कोशिश करी, तो उनकी वो लड़की जो थी कस्टमर, वो बोली बहन जी सर से पूछ लीजिए। मैं सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मेरी वोटर लिस्ट दे दीजिए और पर्ची दे दीजिए, मुझे थोड़ी सी पर्चियाँ ये रह गई हैं, 50-100 पर्ची जो भी रह गई हैं मैं इनको बांट दूंगी, मैं फिर आप मेरी 5 बजे के बाद मैं चली जाऊंगी। तो ले आप जाइए यहाँ से, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने कहा आप फिर मैं आ गई, गुस्सा मैं नहीं कहती, मैंने लिख के दे जाइए, मैं चली जाऊंगी तत्काल। तो इतने मुझे तो छोड़ गए, लेकिन उन सबका कागज भी ले गए, मेरे भी कागज ले गए, कागज लेके चले गए। आप लोग तो आयोग की तरफ से हैं?
हाँ सर, हम तो आयोग की तरफ आप से लोगों ने शिकायत की इसकी? भैया, हम किससे शिकायत करें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब से शिकायत की थी मैंने, एसडीएम साहब से 9:30 बजे करीब शिकायत की थी। उन्होंने कहा मैं अभी कोतवाल साहब से कहता हूँ, वो आपकी वापसी दे देंगे। ना कोई एसडीएम साहब का जवाब आया। अभी मैंने 5 बार और कॉल की है, उनकी कॉल उठ ना रही है, ना डीएम की उठ रही है, ना किसी की। 9 से अब तक 3:30 9:30 से अब तक अभी तक सर मिली ना, कुछ ना दे रहे हैं। ऐसे ही बैठे हैं, जनता परेशान कर रही है। हम दें कहाँ से सर, जब हम पे कुछ है ना। हमारी वोटर लिस्ट ले गए, पर्ची ले गए, सभी चीज ले गए। हम पे कुछ हो तभी तो दें, हमारे पास ही ना। ये हाल है यहाँ पे इस्लाम नगर का, जहाँ पर लोग महिलाओं वोट डालने के लिए आ रहे थे यहाँ पर। और ये बीएलओ के लिए कैंप बनाया गया था, जहाँ पर बीएलओ बैठ करके पर्चियाँ काट रहे थे। लेकिन फिलहाल ये खाली है, जो कि इसको भरा होना चाहिए। यहाँ पे बीएलओ की ड्यूटी होती है, वो पर्चे सबको जो है वो वितरित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तानाशाही है, उसकी वजह से यहाँ पर वोट परसेंटेज भी कम होता नजर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बीएलओ को यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा, वो पर्ची नहीं बांट पाएंगे, तो जाहिर सी बात है वोट भी नहीं पड़ पाएंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, बदायूं। तो इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, बीएलओ से पुलिस ने लिस्ट छीनी है। देखिए, बीएलओ साफ तौर पर यहाँ पर आयोग की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे में उनके साथ ये जो बदसलूकी हुई, आखिर ये इसके पीछे का क्या सच है? कोई बात सामने आई अब तक? देखिए, बड़ा कारण है क्योंकि ये इस्लाम नगर है। इस्लाम नगर में ही बदायूं में पड़ता है और यहाँ पर वोटिंग हो रही थी सुबह, जहाँ पे 7 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी। इन 7 बीएलओ का काम था कि पर्चियों को लिख करके उन वोटरों को दिया जाए जिनके जहाँ पे नाम है, उनको वहां पे उस कमरे के अंदर भेजा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके पास भीड़ जब देखी ज्यादा, जो लोग पब्लिक की जो भीड़ थी वो बीएलओ के पास लगती चली गई। इसके बाद से यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौके पे पहुंचते हैं। हरेंद्र सिंह नाम है उनका, और वो यहाँ पहुंच करके इन बीएलओ के साथ से बदतमीजी करते हैं। इसके साथ साथ पर्चियां जो उनके हाथ में होती हैं उनको छीन के लेके चले जाते हैं। सभी बीएलओ के हाथ जो है फिर खाली हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद से लगातार जो है इस बात पर चर्चा मीडिया में होने के बाद से लगातार तर्क वितर्क होते गए। लेकिन कहीं ना कहीं एडीएम और एसडीएम तक शिकायत बीएलओ ने की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही इनकी पर्चियां वापस की गई हैं। अब अगर 4 बजे का समय हम बताया जा रहा है, 4 बजे बज चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी पर्चियां जो हैं वो वापस नहीं की। यानी कि जो जनता वोट डालने के लिए आ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं वोट नहीं डालने को मिल रहा है। वो गुमराह हो रहे हैं और लगातार इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो बीएलओ से पुलिस ने लिस्ट छीनी है, जिसके बाद बीएलओ की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे बदायूं से खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हो AK न्यूज़ इंडिया।